नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटे बहू की इन हरकतों से माँ बाप अचंभित रह गए। आज अपनी पत्नी सरला को तबीयत खराब की हालत में भी रसोई में काम करती हुई देखकर कैलाश जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे राघव द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे कि जब वे स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो राघव बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज कैलाश जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा, और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी यह बातें चल ही रही थीं कि उनकी बहू प्रिया अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहू प्रिया बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा आज खाना भी हम बाहर खाएंगे। राघव बच्चों के साथ गाड़ी में बैठने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने कैलाश और सरला जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बीमारी के हालत में भी अपने और अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई सरला जी सोचने लगी कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके लिए दवाई लेकर आते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर अकेली पट्टियाँ रखती थी, और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सरला जी डिनर बनाकर कमरे में ले आईं। कैलाश जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगीं, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से कुछ पैसे निकाल लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। अरे नहीं सरला, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं ही टहलते हुए चला जाऊंगा और दवाइयाँ ले आऊँगा। कैलाश जी और सरला जी के एक बेटा और एक बेटी सिखा थी। बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल तो हुआ था कैलाश जी को रिटायर हुए, और 1 साल में ही वह अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए कैलाश जी दवाइयाँ लेने के लिए निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वह अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिखकर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर नियुक्त हो गया था उस समय वह अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटी की शादी के लिए भी कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वह परिवार के साथ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी कैलाश जी ने अपनी पत्नी सरला पर ही छोड़ रखी थी, और सरला जी हमेशा से यही चाहती थीं कि राघव अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर राघव ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में जॉब करती है। राघव द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सरला जी और कैलाश जी ने उनकी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्हें प्रिया के बात करने का ढंग और उसका परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब प्रिया उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही राघव अपनी पत्नी प्रिया के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूम फिर कर आए तो उनकी बहू प्रिया बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने यह सोचकर टाल दी
कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सरला जी हर रोज़ सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफ़िन बना दिया करती थीं और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थीं। राघव और प्रिया दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सरला जी ने महसूस किया कि उनकी बहू प्रिया उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को राघव के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी सरला जी ही करती थीं और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सरला जी और कैलाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद शिखा भी उसे मिलने आई थी तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। शिखा ने भी यही महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। यह बात सरला जी और कैलाश जी के मन में बहुत खटकती थी। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया और कैलाश जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद कैलाश जी और सरला जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय कैलाश कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वह अपने रिटायरमेंट ज़िंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही कैलाश को दिल में दर्द की शिकायत हुई और अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ में खत्म हो गए उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, यही इंसान की औकात है। जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान पर जलेबियाँ तली जा रही थीं। सरला जी को जलेबी बहुत पसंद हैं और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर कैलाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो कैलाश जी ने अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीज़ खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में कैलाश ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती दिखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबी ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गईं? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों से लेकर आया हूँ। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए कोई सफाई देनी चाहिए। पिताजी, यह फालतू के खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाई के खर्च के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। राघव ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। कैलाश जी और सरला जी अपने बेटे बहू की बात करने के अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। कैसी बातें कर रही हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर बोझ हो गए हैं? सरला जी ने कहा, हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते?
बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर कैलाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। उधर सरला जी को यह सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी कमी नहीं रखी थी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। यह सोचकर सरला जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गईं। उनके भैया भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ही दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सरला जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाईं। वे रात को कैलाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन जब सुबह राघव अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सरला जी कैलाश जी से कहने लगीं, अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर सरला जी को शांत करते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सरला, तुम ये कैसी बातें कह सकती हो? यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपका बेटा बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने कैलाश जी और सरला जी को बहुत हौसला दिया, लेकिन जब वह चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सरला जी वैसे ही खाना बनाती रहीं और राघव और प्रिया बेशर्म से बनकर नाश्ता करते, अपना टिफ़िन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। कैलाश के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। वह रोज़ सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सरला भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन कैलाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो घर पर यह सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज क्या कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठे हो रहे हैं? राघव ने पूछा। कैलाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र रखो, जलेबियाँ खाओ। जब सब लोग पहुँच गए तो कैलाश जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब कैलाश जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। यह कहते हुए कैलाश जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी लगवा दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है। और इसी खुशी में मैं आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पी कर उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो कैलाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचाकर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता है। तुम जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर खाना खाकर आ जाते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की यह बातें सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन बेहद शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर सिकन तक न थी। कैलाश जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं यह बात कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर में वह लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। यह सुनकर राघव अचंभित रह गया और बहू का मुख खुला का खुला रह गया। वे दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में
किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी के खर्च अलग। अपनी पत्नी प्रिया को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर सरला जी बोली, राघव बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्रिय है। बेटा, हम भारतीयों का दिल ही कुछ ऐसा है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, फिर भी हम उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद यह मकान तुम्हारा होगा। आज राघव और प्रिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।